नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ यूज़र और कंप्यूटर दिया हुआ है, जो कि यूज़र है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, समझते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर है जो कि सिर्फ 0101 फॉर्म समझता है, 01 लैंग्वेज समझता है। अब यदि यूज़र और कंप्यूटर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है। इसे सोल ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एंड्रॉयड है, अलग अलग प्रकार की हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मैक हुआ, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। चाहे हम यदि लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की, तो इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। जैसे टैब है और एक हमारा मोबाइल है, तो ये इन दोनों के अंदर भी एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस स्क्रीन को चलाने के लिए या हमारे वर्क को करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर है, तो ये सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो ये देखा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की, जैसे लैपटॉप है, हमारा पीसी है, लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, तो इन सभी के अंदर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है और हमारा यूनिक्स है, लाइनिक्स है, दे ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। और वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर यदि हमारे कंप्यूटर में होगा, तभी हम यूज़र, हम मीन्स यूज़र और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूज़र जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देगा या जब भी कोई वर्क करेगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज समझता है, 01। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग। एक ग्राफिकल तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि हार्डवेयर, अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों से जो मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखने के बाद हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो कि हमारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एप्लीकेशंस हैं, पेरिफेरल डिवाइस हैं, सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, अलोकेट रिसोर्स, मॉनिटर एक्टिविटीज़ और मैनेज डिस्क एंड फाइल। मतलब हमने इससे पहले जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, हमने जब देखा था कि फैट देखा था, फाइल एलोकेशन टेबल, और ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जो डिस्क को, हमारे द्वारा स्टोर की जाने वाली फाइल को, सभी चीज़ों को मैनेज करता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका मीन, बैच मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इस डायग्राम को हम देखते हैं, तो यहाँ पर यूज़र हैं, और यूज़र, इसका मेन डेफिनेशन ये होती है कि यूज़र और कंप्यूटर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। द यूज़र ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। ईच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस। इट मीन्स पहले ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें पंच कार्ड यूज़ होता था, और फिर यहाँ से यूज़र जो है अपना जो जॉब है,
तो वो क्या करता था, ऑफलाइन उसको स्टोर करता था और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका एक कुछ ड्रॉबैक भी थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ड्रॉबैक ये था कि ये एक समय में केवल एक ही टास्क परफॉर्म करता है। जैसे अभी के सिस्टम की हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम अभी क्या करता है, एक समय में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। हम एक से ज़्यादा अधिक वर्क एक समय में कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि एक समय में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे यदि यहाँ से हमारा जॉब 1 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सीपीयू को देता है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जॉब 1 को यहाँ पर सीपीयू में जाएगा और सबसे पहले वो जॉब 1 को यहाँ पर कंप्लीट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ चलेगी। तो जब तक जॉब 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है तब तक दूसरे जॉब को यहाँ पर वेट करना होगा। जब पहला जॉब यहाँ कंप्लीट होगा तब वो दूसरे जॉब को सीपीयू में लेगा और फिर उसे परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हर प्रोसेस को क्या होता था, टाइम लगता था। जब एक कंप्लीट होगी तब दूसरा को लेगा, फिर तीसरी। तो ऐसी कंडीशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि जैसे यदि ये जॉब 1 को यहाँ पर सीपीयू के अंदर है और ये उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है और उसी टास्क का यदि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड वर्क है, जैसे हमारा कोई वर्क है जो आउटपुट उसी समय हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सीपीयू तो फ्री हो गया है क्योंकि उसने आउटपुट दे दिया और कंटिन्यू अभी आउटपुट चल रहा है। लेकिन उस समय सीपीयू हमारा क्या हो गया है, अभी फ्री हो गया है और यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती थी तो वहाँ पर ये जब सीपीयू फ्री है तो इस सिचुएशन को आइडल सिचुएशन कहते हैं। इसमें ये यहाँ पर अब सीपीयू के पास कोई काम नहीं है। फिर तो इससे बचने के लिए फिर हमारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जैसे मल्टीटास्किंग। तो जैसे पहले वाला था कि हमने कहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक समय में एक ही टास्क परफॉर्म होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। अब कंप्यूटर रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, इट मीन्स कि कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, रन होते हैं, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे यदि एक समय में हम एक्सेल पर वर्क कर रहे हैं या हम यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं या फायरफॉक्स हमारा नेट भी साथ साथ चल रहा है, तो इस तरीके से हम एक समय में मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप इन दोनों को डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि यूज़र जब कोई भी प्रोग्राम को क्या कर रहा था, एंटर करता है, तो यहाँ पर वो प्रोग्राम था, यदि सीपीयू में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और उसके बाद वो प्रोसेस आउटपुट के लिए जा रही थी तो वहाँ हमारा सीपीयू खाली हो रहा था। उस खाली जब हो रहा था वहाँ उसके पास कोई काम नहीं था सीपीयू के, दैट मीन्स इट इज़ अ आइडल स्टेज। तो उस आइडल स्टेज का मतलब था कि हमारे सीपीयू के पास वर्क नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि यदि एक प्रोग्राम चल रहा है सीपीयू में, अब वो सीपीयू यदि थोड़ी देर के लिए खाली होता है और वो प्रोग्राम बाहर इनपुट आउटपुट कर रहा है, उस समय सीपीयू खाली है। अब दूसरा नेक्स्ट प्रोग्राम तो उसके लिए वेट कर रहा है कि यदि सीपीयू खाली होगा तब दूसरा प्रोग्राम उसमें एंटर होगा। तो वहाँ पे जो आइडल फेज था तो वहाँ टाइम हमारा वेस्ट होता था किसमें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो अब सीपीयू को हम उस सीपीयू के रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ऐसी कंडीशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें उसने सीपीयू के जो आइडल फेज था उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब जब हम यहाँ से कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं, सीपीयू में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे प्रोग्राम ए। तो जो अभी क्या हो रहा है, रन हो रहा है, तो ये यहाँ पे वेटिंग फेज आता है। इसका मतलब हुआ कि जब प्रोग्राम हमारा सीपीयू में रन हो रहा है, फिर इसके बाद जब इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है तो वो फेज कहलाता है हमारा आइडल। इट मीन्स कि उस समय हमारा जो सीपीयू क्या हो गया, आइडल हुआ, मीन्स खाली है, अभी उसके पास कोई टास्क नहीं है। तो ऐसे समय में जब वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस चल रही होती है तो यहाँ तुरंत हमारा प्रोग्राम बी आ जाएगा और वो रन होगा। तो ऐसे करके हमारा प्रोग्राम ए भी चला और प्रोग्राम बी भी रन हो रहा है एक साथ। फिर जब इसमें जब हमारा जो प्रोग्राम बी है
जब उसमें वेटिंग फेज आता है तो अब हमारा रन हो जाता है कौन सा, हमारा प्रोग्राम ए को वो ले लेगा और ए को CPU में लेगा और उससे रन करेगा। तो इस तरीके से ये एक समय में क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क को क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहा है। कंबाइंड हमारा ए प्रोग्राम भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा CPU का जो रिसोर्स है, CPU को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, वो हमारा फ्री नहीं रह रहा है और एक समय में हम एक से अधिक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं एक समय में। दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आते हैं हम हमारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जैसा कि नाम से समझ में आता है कि मल्टीटास्किंग इट मीन्स इट परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। ये भी एक से अधिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने कहा ये टाइम शेयरिंग है या मल्टीटास्किंग है, तो दोनों से ही इसकी डेफिनेशन बहुत हद तक क्लियर होती है कि हाँ ये एक साथ एक बहुत सारे काम को तो कर रहा है और इसमें CPU भी हमारा एक ही है, लेकिन ये किस तरीके से टाइम को शेयर कर रहा है, किस तरीके से ये टाइम शेयरिंग है। जैसे यदि हमने बात की इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि हैंडल करेगा मल्टीपल ऑपरेशंस और एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल प्रोग्राम एट ए टाइम, तो ये जो काम कर पा रहा है, मल्टीटास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो उसमें मेन चीज़ आती है टाइम शेयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा CPU है और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे वर्ड है, एक्सेल है और वेब ब्राउज़र ओपन है, इट मीन्स दे ऑल आर मल्टीपल टास्क। अब यहाँ पर मल्टीटास्क में ये आता है कि यदि मैंने अपन वर्ड पर काम कर रहे हैं, तो इस समय ये इसने क्या किया, टाइम शेयर किया वर्ड को, और उस समय हमारा वर्ड परफॉर्म हो रहा है। उसी समय ये टाइम किसको दिया इसने, ईमेल के लिए। यदि हम ईमेल पर कोई वर्क कर रहे हैं, ईमेल ओपन कर रहे हैं, सेंड करना है, तो उस समय फिर उसने अभी उसी समय हमने वेब ब्राउज़र भी ओपन किया, तो उसने किसको थोड़ा सा टाइम किसको, वेब ब्राउज़र को भी शेयर कर दिया। इट मीन्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये हर एक टास्क को, जो भी जॉब है, जो भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस को ये एक टाइम डिवाइड करता है और उस टाइम इसको दिया वर्ड को, फिर तुरंत वो टाइम किसको, दूसरे को असाइन हो जाएगा, फिर वो टाइम तीसरे को असाइन हो जाएगा। इस तरीके से वो टाइम जो दिया है कि CPU एक समय में CPU ने पहले वर्ड पे काम किया, फिर तुरंत उसने ईमेल पर काम करा, फिर देन वेब ब्राउज़र, तो उन सबको टाइम शेयर करके रखा हुआ है। तो वो इतना स्पीड से ये प्रोसेस होती है कि हमें यही समझ में नहीं आ पाता है कि उसने वर्ड को कब उस काम को रोका, फिर उसने कब ईमेल पर काम करा, फिर वेब ब्राउज़र पर कब कब उसको टाइम दिया। तो यहाँ पर वो इतनी स्पीड से काम करेगा कि हम ऐसे उसको देखकर नहीं समझ सकते हैं कि उसने एक काम को ब्रेक करके दूसरे पर जंप किया, फिर तीसरे पर। तो ये स्विचिंग की प्रोसेस भी कहलाती है। यहाँ पर उसने स्विच करा, एक वर्क को जो वर्ड के लिए जो टाइम असाइन किया था उतनी देर CPU में वो काम चला, देन जैसे ही वो हुआ उसने स्विच करा कहाँ पर, ईमेल पर। तो इतने स्पीड से ये काम होगा, इस वजह से इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग, इट मीन्स कि अ कंप्यूटर यूजिंग मोर देन वन CPU एट अ टाइम। इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पर अभी तक हमने देखा था, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं उनमें एक ही CPU वर्क करता है, लेकिन यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ही होता है कि यहाँ पे एक या एक से अधिक CPU एक साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा जैसे CPU 1, 2 और 3, तो ये जब हमारे मल्टीपल CPU वर्क करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम है उसकी मेमोरी स्पेस और उसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अधिक होगी। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मेन काम होता है कि ये एक या एक से अधिक मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हम जब किसी वर्क को कर रहे हैं तो किसी भी वर्क को ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें करके
देगा। रीज़न ये है कि हम देख चुके हैं कि ये यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू वर्क करते हैं। तो यदि मल्टीपल सीपीयू वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। किसी भी काम को ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें करके दे सकता है। तो ये मल्टी प्रोसेसर का मेन एडवांटेज है। और इसमें ये एक इसने इंक्रीज़ करा है क्या, रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को बढ़ा भी दिया है। उसका रीज़न है कि यदि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस फेल नहीं होगी, यदि हमारा एक प्रोसेसर यदि फेल होता है तो दूसरा उसे क्या करेगा, उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से ये हमारे वर्क को करता है। दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मोर देन वन सीपीयू वर्क, इसमें एक या एक से अधिक सीपीयू वर्क करते हैं एक समय में। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी वर्किंग कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, ये सभी अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में RTOS भी कहा जाता है। इट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करेगा, जिसकी जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये टिपिकली विदाउट बफरिंग डिले। इट मीन्स कि ये हमें आउटपुट देगा, ये हमें रिस्पॉन्स करेगा विदाउट डिले। इट मीन्स कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पर ऐसे वर्क किए जाते हैं जो हमें क्विक, उसमें आंसर हमें चाहिए होता है। मतलब प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार का, बफरिंग में किसी भी प्रकार का टाइम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ रियल टाइम प्रोसेसिंग में दिया हुआ है, जैसे एयरपोर्ट हम इसका देखते हैं, यदि हमारे कोई फ़्लाइट है तो उससे कोई सिग्नल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वीक होगा तो ये सिग्नल मिलने में भी हमें टाइम लगेगा। तो ये क्विक जो है, जैसे वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की, ये सारी ऐसी इमरजेंसी वाली जो प्रोसेस होती है, तो ऐसी जगहों पर जो यूज़ होता है दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विदाउट डिले काम ये करता है, जिसमें स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज़ अ हार्ड एंड सेकंड इज़ सॉफ्ट। ये दो प्रकार के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड मीन्स होता है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, प्लेन है, रोबोट है, इस तरीके के जो वर्क होते हैं वहाँ पर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और सॉफ्ट में इन दोनों के देखो, दोनों की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी जगहों पे काम आते हैं यहाँ पर विदाउट डिले हमें कोई भी आउटपुट चाहिए होता है, तो वहाँ हम RTOS यूज़ करते हैं। जिसमें और सॉफ्ट और हार्ड में क्या डिफरेंस है कि जगहों पे काम आते हैं, यहाँ पर विदाउट डिले हमें कोई भी आउटपुट चाहिए होता है, तो वहाँ हम RTOS यूज़ करते हैं। जिसमें और सॉफ्ट और हार्ड में क्या डिफरेंस है कि ये क्विक आंसर, जिसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। बट हाँ, इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, तो बैंकिंग में जैसे हम लोगों ने कोई भी कैश निकाला ATM से, तो उसमें क्या हुआ, टाइम थोड़ा सा लगता है, कई बार हमें तुरंत मैसेज नहीं आता, थोड़ा रुक कर आ जाता है। तो यहाँ पर यूज़ कौन सा हो रहा है, RTOS ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है बैंकिंग सेक्टर में भी। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी सॉफ्ट वाला यूज़ होगा। और हार्ड वाला कहाँ होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, प्लेन में, रोबोट है, जो क्विक हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसी जगहों पर यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे हमारे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको क्लियर हो गए होंगे।